हाय एवरीवन, मैं हूं सचिन सिंह और आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं इस नए वीडियो में। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10th का मैथ का प्रश्नावली 1.2 को सॉल्व करने वाले हैं। इसमें तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। हाँ, तो तुम्हें पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि दिए गए संख्या का अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है कि उसे तुम गुणा के रूप में लिखो। इसमें पहला क्वेश्चन है 140। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार होगा, 140 2 का पहाड़ा में जाएगा तो 2 70 140, फिर यह 2 के पहाड़ा में कटेगा तो 2 35 70। अब यह 5 का पहाड़ा में जाएगा, 5 7 35। तो तुम 140 को इस तरह लिख सकते हो, 2 गुनी 2 गुनी 5 गुनी 7। अब इसमें देख सकते हो 2 2 बार आया है, तो इसको तुम इस तरह लिख सकते हो 2 का पावर 2। 5 एक बार आया है तो 5 गुनी 7। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन में देख सकते हो 156 का अभाज्य गुणनखंड। 156 2 का पहाड़ा में जाएगा तो 2 सत्ते 14, 2 आठे 16। अब फिर 2 से जाएगा, 2 तिया 6, 2 नौ 18। अब ये 3 का पहाड़ा में जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुनी 2 गुनी 3 गुनी 13। अब इसमें भी देख सकते हो 2 2 बार आया है, तो इसको तुम 2 का पावर 2 गुनी 3 एक बार आया है, 13 एक बार आया है, तो इस तरह लिख सकते हो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें तुम्हें दिया गया है 3825 का अभाज्य गुणनखंड निकालें। तो 3825, 3 8, 3 जोड़ 8 होगा तुम्हारा 11, 11 और 2 13, 13 5 18, यानी कि यह 3 का पहाड़ा में जाएगा तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, फिर 2 जाएगा तो 3 साते 21 और बचा 1, 3 पछे 15। अब यह कितना के पहाड़ा में जाएगा, अब जाएगा फिर से 3 से का पहाड़ा में, तो 3 दो के 12, 3 दूनी 6 और बचा हासिल 1, 3 पछे 15। अब फिर कितना का पहाड़ा में जाएगा, 3 का पहाड़ा में नहीं जाएगा, 4 5 का पहाड़ा में जाएगा, 5 अट्ठे 40, अच्छे पछे 25। अब कितना का पहाड़ा में जाएगा, अब जाएगा 3 का में नहीं जाएगा, 5 का पहाड़ा में जाएगा, 5 एकम 5, मिल गया 3, 5 सत्ते 35। तो देख सकते हो 3825 का अभाज्य गुणनखंड होगा 3 गुनी 3 गुनी 5 गुनी 5 गुनी 17। तो तुम इस प्रकार लिख सकते हो, 3 2 बार आया है, 3 का पावर 2 गुनी 5 2 बार आया है तो 5 का पावर 2 गुनी 17। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि तुम्हें दिया गया है 5005 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 5005, यह 5 का पहाड़ा में जाएगा, 5 एकम 5, 0 0 5 एकम 5। अब यह जाएगा कितने का पहाड़ा में बताओ, 11 का पहाड़ा में जाएगा, 11 नवा 99, 11 एकम 11। अब कितना का पहाड़ा में जाएगा बताओ, 7 का पहाड़ा में जाएगा, क्योंकि 7 एकम 7, इधर 2 जाएगा तो 7 तिया 21। तो 5005 का तुम्हारा अभाज्य गुणनखंड होगा 5 गुनी 11 गुनी 7 गुनी 13। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि तुम्हें दिया हुआ है 7429 का अभाज्य गुणनखंड। तो चलो निकालते हैं 7429, इसको भी उसी तरह करना है। देखो ये कितना का पहाड़ा में जाएगा, ये 17 का पहाड़ा में जाएगा, 17 चौके 68। अब इधर जाएगा 74 में 68 बचेगा, घटाएंगे तो 6 जाएगा, तो इधर जाएगा 6 तो 62 हो जाएगा, 17 तिया 51। तो 62 में 51 जाने से बचेगा तुम्हारा 11, 11 और 9 यानी कि 19, 17 सत्ते 119। अब कितने का पहाड़ा में जाएगा, अब जाएगा ये 19 का पहाड़ा में, 19 दूना 38 और उधर जाएगा 3 बचेगा तो 19 तिया 57। और देख सकते हो 7429 का अभाज्य गुणनखंड होगा 17 गुनी 19 गुनी 23। तो देख सकते हो अभाज्य गुणनखंड निकालना कितना आसान है। तो आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, जो कि तुम्हें पूछा गया है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुनी एलसीएम है या नहीं। अब आते हैं सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें तुम्हें जांच करनी है कि दो संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुनी एलसीएम है या नहीं। तो 26 का पहले अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, जो कि होगा 2 एकम 2, 2 तिया 6। 13 किसी का पहाड़ा में नहीं आता है तो इतना ही रहेगा। अब आते हैं 91 का, 91 7 का पहाड़ा में जाएगा, 7 एकम 7, उधर 2 जाएगा तो 7 तिया 21।
तो इसका भी 13 बचा, तो 13 किसी का पहाड़ा में नहीं आएगा, तो सेम ऐसे ही रहेगा। अब 26 का गुणनखंड होगा 2 गुनी 13, और 91 का अभाज्य गुणनखंड होगा 7 गुनी 13। अब यहाँ से हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ एचसीएफ में इन दोनों में जो कॉमन है, यानी कि इस दोनों गुणनखंड में है, तो हम लोग लेते हैं। तो इन दोनों गुणनखंड में 13 है, 13 इसका एचसीएफ होगा। अब एलसीएम एलसीएम में हम लोग सारे संख्या को लेते हैं और अधिकतम घात में लेते हैं। तो इसमें संख्या है 2 है, 7 है और 13 है। तो 2 गुनी 7 गुनी 13। अब तुम्हें जांच करनी है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या जो कि दिया हुआ था 26 गुनी 91। अब 26 को 91 के साथ गुना करेंगे तो इसका मान निकल के आएगा 2366। अब सेकंड एलसीएम गुनी एचसीएफ, एलसीएम तुम्हारा निकल के आया 13, और यहाँ से एलसीएम गुना करेंगे 7 दूनी 14, 14 गुनी 13, यहाँ से मान निकल के आएगा 128। तो 13 गुनी 128, 13 गुनी 128 गुना करेंगे तो यहाँ से मान निकल के आएगा 2366। अतः दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुनी एचसीएफ। अब आते हैं सेकंड का थर्ड क्वेश्चन पे, जिसमें तुम्हें जांच करनी है पहली दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुनी एचसीएफ है या नहीं। तो आओ 336 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 336 का अभाज्य गुणनखंड होगा, यह 2 का पहाड़ा में जाएगा, तो 2 एकम 2, उधर गया 1, 2 6 12, उधर गया 1, तो 2 8 16। अब यह फिर से 2 का पहाड़ा में जाएगा, तो 2 8 16, 2 चौके 8, फिर से यह 2 का पहाड़ा में जाएगा, तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर से 2 का पहाड़ा में जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर ये 3 का पहाड़ा में जाएगा, 3 साते 21। इसी तरह अब हम 54 यानी कि 54 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, अब ये 3 का पहाड़ा में जाएगा, 3 नवा 27, फिर ये 3 का पहाड़ा में जाएगा, तो 3 तिया 9। तो 336 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुनी 2 गुनी 2 गुनी 2 गुनी 3 गुनी 7। तो इसको तुम इस प्रकार लिख सकते हो, 2 कितने बार है, 4 बार, तो 2 का घात 4 गुनी 3 गुनी 7। अब 54 का अभाज्य गुणनखंड, तो देख सकते हो 2 एक बार है, तो 2 गुनी 3, 4 3 3 बार है, यानी कि 3 का घात 3। अब निकालते हैं एलसीएफ। अब निकालते हैं पहले एचसीएफ। एचसीएफ में हमें जो इन दोनों गुणनखंड में कॉमन है, यानी कि इन दोनों में है, उसको लेते हैं। तो तुम देख सकते हो 2 दोनों में है, तो 2 गुनी 3 दोनों में है, तो 3 लेते हैं। अब तुम एचसीएफ में हम लोग न्यूनतम घात वाले को लेते हैं। तो इसमें 2 का पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 2 में का पावर इसमें 4 है, तो मिनिमम कितना है, 1 है, तो 1 वाला को लेंगे। इसमें भी तुम देख सकते हो 3 का पावर 3 है, और इसमें 3 का पावर 1 है, और एचसीएफ में हम लोग न्यूनतम घात वाले लेते हैं, तो हम लोग किसको लेंगे, 3 का पावर 1 यानी कि 3। तो यहाँ से एचसीएफ निकल के आएगा 2 गुनी 3 यानी कि 6। अब निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम अब एलसीएम में हम लोग सारे संख्या को लेते हैं। यहाँ पे है 2, 3 और 7, और एलसीएम में हम लोग अधिकतम घात वाले को लेते हैं। तो तुम देख सकते हो इसमें 2 का पावर कुछ नहीं, मतलब 1 है, और इसमें 2 का पावर 4 है, तो इसमें अधिकतम घात किसमें है, 2 का पावर 4 में है,
तो अधिकतम घात वाले को लेते हैं तो 2 का पावर 4 वाले को लेंगे, और इसमें 3 का पावर 1 है, इसमें 3 का पावर 3 है। अधिकतम घात वाले को एलसीएम में लेते हैं तो इसमें 3 का पावर 3 वाले को लेंगे, यानी कि 3 का पावर 3 गुनी 7। अब इसको गुना करेंगे तो यहाँ से मान निकल के आता है 3024। अब तुम्हें जांच करनी है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा तुम्हारा 336 गुनी 54। अब 336 को 54 के साथ गुना करोगे तो यहाँ से मान निकल के आएगा तुम्हारा 18 144। अब तुम्हें सेकंड एलसीएम गुनी एचसीएफ, एलसीएम तुम्हारा निकल के आया है 3024 गुनी एलसीएम है तुम्हारा 6। अब इसको भी गुना करोगे तो यहाँ से मान निकल के आएगा 18 144। अब तुम्हें लिखना है अतः दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुनी एचसीएफ। है ना कितना आसान। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, जिसमें तुम्हें पूछा गया है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन में, जिसमें तुम्हें अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम यानी कि लोसो और एचसीएफ निकालनी है, लोसो और मोसो निकालनी है। अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालनी है तो अभाज्य गुणनखंड करते हैं 12 का, तो ये 2 का पहाड़ा में जाएगा तो 2 6 12। अब ये 2 का पहाड़ा में जाएगा तो 2 तिया 6। इसी तरह 15 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 15 3 का पहाड़ा में जाएगा तो 3 5 15। अब 21 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो ये 3 का पहाड़ा में जाएगा, 3 7 21। अब इसका अभाज्य गुणनखंड किसी एक जगह पे लिखते हैं, जैसे कि 12। 12 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 कितने बार है, 2 बार, यानी कि 2 का पावर 2 गुनी 3। अब नीचे 15 का अभाज्य गुणनखंड है 3 गुनी 5। अब 21 का अभाज्य गुणनखंड है 3 गुनी 7। अब एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ में तुम्हें इन तीनों अभाज्य गुणनखंड में जो कॉमन है, यानी कि जो तीनों में है उसको लेना है। तो तुम देख सकते हो इन अभाज्य गुणनखंड में तीनों में है, 3 3 3, तो यहाँ से हम लोग 3 लेंगे, और कोई कॉमन है और कोई कॉमन नहीं है तो इसका एचसीएफ होगा 3। अब एलसीएम, एलसीएम में हम लोग सारे संख्या को लेते हैं और अधिकतम घात में लेते हैं। तो इसमें संख्या कितनी है, 2 है, 3 है, 5 है और 7 है, यानी कि 2 गुनी 3 गुनी 5 गुनी 7। और 2 का अधिकतम पावर कितनी है, 2। 3 का अधिकतम पावर तीनों में एक ही है तो 3 ही रहेगा। अब 5 का अधिकतम पावर एक ही है तो 5 ही रहेगा, तो 7 भी एक है तो 7 ही रहेगा। तो एलसीएम यहाँ से निकल के आएगा 2 का पावर 2, यानी कि 4 गुनी 3, 4 तिया 12, 12 अच्छे 60, 60 60 गुनी 7, यानी कि 420। एलसीएम यहाँ से निकल के आएगा 420, तो वही इसका आंसर होगा। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन में, जिसमें तुम्हें दिया हुआ है 17 23 और 29। तो 17 का अभाज्य गुणनखंड होगा, 17 खुद का ही पहाड़ा में जाता है तो 17 एकम 17। इसी प्रकार 23 भी खुद का ही पहाड़ा में जाएगा तो 23 एकम 23। 29 ये भी खुद का पहाड़ा में ही जाएगा तो 29 एकम 29। तो 17 का अभाज्य गुणनखंड होगा 17 गुनी 1। तो 23 का अभाज्य गुणनखंड होगा 23 गुनी 1। इसी तरह 29 का अभाज्य गुणनखंड होगा 29 गुनी 1। तुम्हें एचसीएफ निकालनी है तो एचसीएफ इन तीनों अभाज्य गुणनखंड में जो कॉमन है उसको लेते हैं।
तो इनमें तुम देख सकते हो एक तीनों में है, इसमें तो इसका एचसीएफ निकल के आएगा 1। अब एलसीएम एलसीएम में हम लोग सारे संख्या को लेते हैं, तो यहाँ से निकल के आएगा 17 गुनी 23 गुनी 29। इसको गुना करोगे 17 गुनी 23 गुनी 29, तो यहाँ से इसका मान निकल के आता है 11,339, जो कि इसका आंसर होगा। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। जो कि तुम्हें दिया हुआ है 8, 9 और 25 का लोसो और मोसो निकालना है, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड से। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो यह 2 का पहाड़ा में जाएगा, 2 चौके 8, फिर से 2 का पहाड़ा में जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब 9 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो यह भी 3 का पहाड़ा में जाएगा, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं 25 का। 25 का अभाज्य गुणनखंड होगा, ये 5 का पहाड़ा में जाएगा, 5 पच्चे 25, 5 एकम 5। तो 8 का तुम्हारा अभाज्य गुणनखंड होगा, इसमें 2 का पावर 2 3 बार आया है, तो 2 का पावर 3 गुनी 1। अब 9 का अवैध गुणनखंड होगा, इसमें 3 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, तो 3 का पावर 2 गुनी 1। अब 25 में 5 कितनी बार आया है, 2 बार, तो 5 का पावर 2 गुनी 1। एचसीएफ में तुम्हें पता है कि कॉमन वाले को लेते हैं जो इन तीनों अभाज्य गुणनखंड में है, तो तुम देख सकते हो इन तीनों में एक कॉमन है, तो इसका एचसीएफ 1 होगा। अब एलसीएम एलसीएम में हम लोग सारे संख्या को लेते हैं, यानी कि 2 3 5 1, 2 गुनी 3 गुनी 5। और हम लोग अधिकतम पावर वाले लेते हैं एलसीएम में, तो 2 का पावर अधिकतम कितना है, 3 है, तो 3। और 3 का पावर अधिकतम कितनी है, 2 है, यानी कि 3 का घात 2। और 5 का अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो का 5 का पावर 2। तो यहाँ से इसका मान निकल के आएगा, गुना करोगे तो यहाँ से इसका मान निकल के आता है 1800, जो कि इसका आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, जिसमें तुम्हें एचसीएफ 306 और 657 का एचसीएफ दिया हुआ है तुम्हें 9, और तुम्हें एलसीएम निकालनी है 306 और 657। तो तुम्हें पता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुनी एचसीएफ होती है। तो का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुनी एचसीएफ होती है। तो दो संख्याओं का गुणनफल, यहाँ पे संख्या दी हुई है 306 गुनी 657। अब तुम्हें एलसीएम निकालनी है, एचसीएफ दी हुई है तुम्हें 9। यहाँ से एलसीएम बराबर होगा, एलसीएम यहाँ पे गुना में है तो लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो वो भाग में बदल जाएगा, यानी कि 306 गुनी 657 बटे 9। अब ये कितना का पहाड़ा में कटेगा, 9 9 तिया 27, और उधर जाएगा 3, तो 9 चौके 36। अब 34 और 657 को गुना करोगे तो यहाँ से तुम्हारा मान निकल के आएगा 22,338। तो एलसीएम बराबर होगा 22,338, जो कि इसका सही आंसर है। अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे, जो कि तुम्हें पूछा गया है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 का घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसमें तुम्हें पता करनी है कि 6 का घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं। तो तुम्हें पता होनी चाहिए इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित है, वह संख्या 0 पर समाप्त होती है। तो चलो हम लोग इसको लिखते हैं, इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के अंक 2 व 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित
रूप से उपस्थित, अनिवार्य रूप से उपस्थित हो वह संख्या, वह संख्या 0 पर समाप्त होती है। और तुम्हें पता है 6 का घात n अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुणित 3 का पावर n, यानी 2 का पावर n गुणित 3 का पावर n। अतः हम लोग देख सकते हैं 6 का घात n एक अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड में 5 उपस्थित नहीं है, 5 उपस्थित नहीं है, नहीं है। अतः हम बोल सकते हैं, अतः 6 का पावर n किसी भी किसी भी किसी भी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या n के लिए, n के लिए शून्य पर समाप्त नहीं होगी। तो देख सकते हो इसका आंसर इस प्रकार होगा। अगर जिस संख्या के अभाज्य गुणनखंड के अंक 2 व 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित हो, वह संख्या 0 पर समाप्त होती है। पर तुम देख सकते हो 6 का घात n, जिसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुणित 3 है का घात n, तो इसको तोड़ेंगे तो 2 का घात n, 3 का घात n, और 6 का घात n के अभाज्य गुणनखंड में यहाँ पे तुम्हें 5 नहीं दिख रहा है, 5 उपस्थित नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि 6 का घात n किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगी। अब आते हैं 6 क्वेश्चन पे। व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5 भाज्य संख्या है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, जिसमें तुम्हें दिखानी है कि भाज्य संख्याएं कैसे है, क्यों है, वो दिखानी है। तो तुम्हें पता होनी चाहिए भाज्य संख्या ऐसी संख्या है जिनके 2 या 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड हो, उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। तो हम लोग भाज्य संख्या को दिखाना है। तो तुम देख सकते हो इसमें 13 कॉमन है, तो यहाँ से हम लोग 13 कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा तुम्हारा 7 गुनी 11 जोड़ 1, तो 13 गुनी 77 जोड़ 1, यहाँ से तुम्हारा मान निकल के आएगा 13 गुनी 78। तो तुम देख सकते हो इसमें अभाज्य गुणनखंड 2 निकल के आया है, और 2 या 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड को हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। तो इसमें लिखोगे चूंकि दो एक संख्या के गुणनखंड संभव है, यानी कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड है, वो भी लिख सकते हो, या फिर तुम इसको आसान से लिख सकते हो इस प्रकार, एक संख्या, एक संख्या एक गुणनखंड है, गुणनखंड है, गुणनखंड संभव है, इसीलिए यह एक भाज्य संख्या है, यह एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। यानी कि कोई भी संख्या का गुणनखंड संभव है तो उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, जो कि तुम्हें दिया हुआ है 7 गुनी 6 गुनी 5 गुनी 4 गुनी 3 गुनी 2 गुनी 1। तो इसमें भी तुम्हें बताना है कि भाज्य संख्या है या नहीं। तो वही सेम चीज, भाज्य ऐसी संख्या है
जिनके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो या फिर जिसके गुणनखंड संभव हो, उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। तो तुम देख सकते हो इसमें 5 कॉमन है, 5 यहाँ से हम लोग बाहर निकालते हैं, तो अंदर बचेगा तुम्हारा 7 गुनी 6 गुनी 4 गुनी 3 गुनी 2 1 जोड़ 1। अब तुम इन सारे को गुना करोगे तो यहाँ से तुम्हारा मान निकल के आएगा 108। 108 नहीं 1008। 1008 जोड़ 1 यानी कि 5 गुनी 1009। तो तुम देख सकते हो इसमें गुणनखंड संभव है। तो इसमें तुम लिखोगे चूंकि इस संख्या का गुणनखंड संभव है, यानी कि इसका अभाज्य गुणनखंड संभव है इसीलिए यह एक भाज्य संख्या है। यह एक भाज्य संख्या है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि इस तरह के वीडियो हम इस चैनल पे लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।